हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेक्चर थर्ड लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको कराया था टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, उसके बारे में थोड़ा सा और बता दूँ मैं आपको कि कल हमने किया था टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हमने किया था। तो सबसे पहले हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। 4 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट था हमारा प्रिमिटिव, जिसे हमने सिंपल यूनिट सेल भी बोला था। सेकेंड BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट में था आपका ECC एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये 4 टाइप के मेन जो यूनिट सेल्स थे वो किसके बेसिस पे थे? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे थे कि पार्टिकल्स कैसे कैसे अरेंज हैं। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको 7 टाइप के यूनिट सेल्स बताए थे, वो 7 टाइप के यूनिट सेल्स किसके बेसिस पे थे? दीज वर ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे थे। अब सेल पैरामीटर्स होते क्या हैं? जब मैंने आपको यूनिट सेल बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको सेल पैरामीटर्स भी बताए थे कि जो सेल पैरामीटर्स होते हैं एक यूनिट सेल के टोटल 6 सेल पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 सेल पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से मैंने बताया था 3 जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक्सियल लेंथ के होते हैं। एक्सियल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? A, B और C, एज लेंथ जिसे हम बोलते हैं। तो 3 पैरामीटर हमारे एक्सियल लेंथ्स के हैं और 3 पैरामीटर हमारे कौन से हैं? एक्सियल एंगल्स के हैं, जिनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किया था। तो टोटल कितने हो गए? 6 पैरामीटर्स हो गए। इन सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे हमारे कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं? हमारे 7 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने कल ही बताया था आपको। एक टेबल भी बताया था लर्न करने के लिए। तो वो 7 टाइप के यूनिट सेल्स हमारे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है। लेकिन अब देखा जाए एक्चुअल में कितने यूनिट सेल्स, कितने इन यूनिट सेल के बेसिस पे कितने लैटिस हमारे बनते हैं। अगर देखा जाए तो क्यूबिक है, क्यूबिक के भी 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, प्रिमिटिव भी, BCC भी, FCC भी, ECC भी। इसी तरह से टेट्रागोनल के भी 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, ऑर्थोरोम्बिक के भी सबके 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। और इस बेसिस पे 7 4 28, टोटल हमारे पास 28 क्रिस्टल लैटिस बनने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितने हैं? एक्सपेरिमेंटली हमारे पास टोटल 14 लैटिसेस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए 14 जो लैटिसेस बन रहे हैं 28 नहीं है बल्कि 14 है। और ये 14 किस बेसिस पे हैं? तो इसके बारे में है ये टेबल, आपको ये टेबल भी लर्न कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में हमारे तीनों लेंथ्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के। लेकिन जब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक के अंदर कितने कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं? कितने यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन बनते हैं? इसमें 3 के कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन कौन से? सिंपल वाला बनता है, फेस सेंटर वाला बनता है और बॉडी सेंटर वाला बनता है। जब हम टेट्रागोनल की बात करते हैं तो टेट्रागोनल में क्या है? A इज इक्वल टू B है, बट इज नॉट इक्वल टू C, B C के इक्वल नहीं होता। अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल है 90 के। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है यूनिट सेल के वो 2 ही मिलते हैं, सिंपल वाला मिलता है और बॉडी सेंटर मिलता है। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों ही इक्वल नहीं है, लेकिन एक्सियल एंगल तीनों इक्वल है 90 डिग्री के। इसमें 4 के 4 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, यानी कि इसमें सिंपल वाला भी होगा, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है और एंड सेंटर भी है। 4 के 4 कॉम्बिनेशंस है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा? तीनों एजेस अनइक्वल हैं, अल्फा और गामा दो 90 डिग्री के हैं। लेकिन अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। इसमें 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, हमें एक सिंपल वाला मिलता है और एक एंड सेंटर मिलता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों एजेस अनइक्वल हैं, तीनों ही एंगल अनइक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एक ही कॉम्बिनेशन मिलता है, सिंपल वाला मिलता है। हेक्सागोनल की बात करेंगे, हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B है, B नॉट इक्वल टू C। अल्फा, बीटा दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, लेकिन गामा 120 डिग्री के इक्वल होता है। इसमें हमारा 1 ही हमें अरेंजमेंट मिलता है, लेकिन वो स्पेशल केस है, मिक्स्ड वाला केस है, क्योंकि उसमें पार्टिकल कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं, अपोजिट फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है और बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको हम स्पेशल केस बोलते हैं। रोम्बोहेड्रल में तीनों एजेस इक्वल हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंगल तो तीनों इक्वल हैं, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, वो कोई और एंगल है। इसमें 1 ही केस मिलता है हमारा, सिंपल केस। तो जब हम इन सबको टोटल करते हैं 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11 12 13 14, तो टोटल कितने हैं? 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं। तो
दोनों ही बेसिस पे जब हम टोटल यूनिट सेल्स की बात करते हैं तो टोटल यूनिट सेल्स के बेसिस पे हमारे पास कितने लैटिसेस बनते हैं, हमारे पास 14 लैटिसेस बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं। तो ये था हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। अगर हम अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं तो जब भी हम सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं हम 3D स्पेस में बात कर रहे हैं, और 3D स्पेस में अगर हमारा 3D स्पेस है तो हमारे पास तीनों एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस के अलोंग हमारे ये 3 एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो ये हुआ हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव की बात करते हैं, जिसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। अब प्रिमिटिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने एक यूनिट सेल बना रखा है, कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, यानी कि कॉर्नर्स पे कितने एटम्स, 8 एटम्स। लेकिन अब ये तो एक यूनिट सेल है, हमारे क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हमें बताना है कि एक यूनिट सेल में जो ये एटम है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कितना पोर्शन इसका कवर कर रहा है, उसके बेसिस पे हम एटम्स काउंट करते हैं। तो जब हम ये हमारा एक एटम है, एटम को हम स्फीयर मान के चलते हैं, तो हमने एक स्फीयर लिया। सबसे पहले तो हमें देखने से पता चल रहा है कि स्फीयर का हाफ पार्ट तो पूरा का पूरा बाहर है, हाफ पार्ट ही है, और हाफ का भी जब हमने देखा तो हाफ का भी सिर्फ कितना पोर्शन है, हाफ का भी 1/4 पोर्शन है जो यूनिट सेल के अंदर है। तो इसलिए हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो यहाँ पे एक एटम है, एक एटम का में क्या है, हाफ सर्कल का 1/4, तो फुल सर्कल का कितना हो जाएगा, 1/8, यानी कि इस पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर है। तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 1/8 सभी का 1/8 है, तो इसलिए उस बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर कितने बनेंगे, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि कॉर्नर 8 हैं, तो 1/8 × 8 कितना आ जाएगा, 1। तो यह हमें याद होना चाहिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 1। इसी तरह से जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं, BCC की, हमें ऑलरेडी पता है कि बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर पे 8, बॉडी सेंटर पे 1। कंट्रीब्यूशन निकाला, कॉर्नर के लिए 1/8 × 8 1, और बॉडी के सेंटर में है तो बॉडी के सेंटर में जो एटम होगा पूरा का पूरा होगा, तो इसलिए हमारे पास टोटल एटम कितने बन गए, BCC में 1 + 1 2 बन गए। तो BCC अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। अब बात करते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। अब FCC में क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स कितने, 8, फेसेस कितने, 6। अब कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 1 होगा। अब फेसेस के हिसाब से, अब जैसे ये एक मैंने यूनिट सेल बनाया, पार्टिकल्स इसमें कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर की तो हमने बात कर ली कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, आता है 1/8 आता है। लेकिन फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ क्या है, हर एक फेस के सेंटर पे है। सपोज ये एक फेस ले लिया, इस फेस के सेंटर पे, तो इस फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो आधा ही तो अंदर आएगा, आधा तो वो बाहर रहेगा। इमेजिन करो 3D स्पेस है, 3D स्पेस में सेंटर पे पार्टिकल है, सेंटर पे होगा तो उस पार्टिकल को हम स्फीयर मान रहे हैं, तो उसका आधा पोर्शन ही अंदर होगा, आधा तो बाहर ही रहेगा। तो इसलिए जो फेस के सेंटर में होगा उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2, हाफ कंट्रीब्यूट करता है। तो फेसेस 6 थे तो 6 × 1/2 3 हो जाएगा। दोनों का टोटल कर दिया तो टोटल कितने बने, 3 + 1 4। तो FCC में कितने एटम्स होते हैं, टोटल 4। एंड सेंटर्ड की बात करें, एंड सेंटर में पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ वो एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर पे 8, अपोजिट फेस के सेंटर पे टोटल 2 हो गया। कंट्रीब्यूशन निकाला, कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 1, अगेन फेस है तो फेस के लिए 1/2 होता है, तो 2 × 1/2 1। तो ECC के लिए भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए, 2। तो यहाँ से ये वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, न्यूमेरिकल में आपको आगे बहुत यूज देगा ये। तो प्रिमिटिव के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1, BCC के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, FCC के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 और ECC के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। तो ये आपको ये वाला टिप्स पे आना चाहिए, ये वाला टॉपिक, तभी आपको आगे न्यूमेरिकल आएंगे। तो यहाँ पे हमारा यूनिट सेल का टॉपिक फिनिश होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन
क्रिस्टल। अब हम पैकिंग की बात करेंगे। तो जब भी क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब ही क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा तो अरेंजमेंट में हमने यही तो पढ़ना है कि पार्टिकल्स क्रिस्टल के अंदर कैसे पैक्ड हैं। तो अब हम पैकिंग की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स क्रिस्टल के अंदर कैसे पैक्ड होते हैं। तो जब भी पैकिंग की बात करते हैं, पैकिंग हमारी 3 टाइप की होती है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, जो कि सबसे सिंपल होती है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, और फिर लास्ट में आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3 डायमेंशनल, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट ही 3D स्पेस में होता है, तो इसलिए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ 2 ही टाइप डिस्कस करेंगे, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल हम कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशनल की। तो 1 डायमेंशनल है तो या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा या वाई एक्सिस के अलोंग ही होगा, और लीनियर होगा, लीनियर वे में होगा, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल बनाएं चाहे वर्टिकल बनाएं, बात सेम है। तो 1 डायमेंशनल के लिए जो पैकिंग होगी, एक तो सिंपल होगी, दूसरा ओनली 1 वे ऑफ अरेंजमेंट, एक ही वे है उसमें अरेंजमेंट का, लीनियर वे। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल में पार्टिकल इस तरह से अरेंज होंगे। पार्टिकल को हम स्फीयर मानते हैं। फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक पार्टिकल के नेबर में कितने एटम्स हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ नेबर्स टचिंग द पार्टिकल। को जो जिस भी पार्टिकल की बात करें, उस पार्टिकल के जो भी पार्टिकल बीच में है उसके नेबर में कितने एटम उसको टच कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे इसके नेबर में 2 एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। तो उसके बाद ये था हमारा पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमारी 2 टाइप की होती है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा उसमें होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, अब हमने ये जैसे अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, हमने एक रो बनाई, पहले ये पार्टिकल अरेंज करती है, उसको ए का नाम दे दिया। जब हम सेकंड रो बनाएंगे तो इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होगा कि सेकंड रो के स्फीयर जस्ट अबव द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के स्फीयर के ऊपर फर्स्ट, स्फीयर के ऊपर फर्स्ट, सेकंड के ऊपर सेकंड, थर्ड के ऊपर थर्ड, इस तरह से अरेंजमेंट चलेगा। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो बन जाएगी। तो सेकंड रो फर्स्ट रो की जैसी है तो उसको भी हमने ए का नाम दे दिया। इसी तरह से थर्ड रो, फर्स्ट, फोर्थ रो, इस तरह से हमारा ये अरेंजमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाएगा और स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम डिफाइन ही कैसे करेंगे कि इसमें क्या होता है, स्फीयर ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड जस्ट अबव द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के जस्ट अबव प्लेस कर देते हैं स्फीयर्स को। स्फीयर्स का मतलब एटम्स। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली भी होगा और वर्टिकली भी होगा, क्योंकि इसमें 2D स्पेस की बात कर रहे हैं और 2 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस के अलोंग भी बनेगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी बनेगा। दूसरा, सेकेंड रो जो है एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट रो। सेकेंड रो बिल्कुल फर्स्ट रो के जैसी है, इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, AAA टाइप अरेंजमेंट, की सारी रो सिमिलर हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया, एक एटम ले लिया मिडल का। अब हम इसके सराउंडिंग में देखेंगे इतने एटम है, एक ये हो गया 1, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। तो इस तरह से पार्टिकल्स के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो कौन सी शेप आई, स्क्वायर शेप आई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो गया, क्योंकि एक पार्टिकल के नेबर में सराउंडिंग में कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं, 4 एटम उसको टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया और इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ कम्स टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, आपने फर्स्ट रो लगा दी, जिसे ए का नाम दिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लगा दिए। जब सेकंड रो बनाएंगे तो सेकंड रो के एटम्स कहाँ रखे जाएंगे, सेकंड रो के एटम्स जो फर्स्ट रो की डिप्रेशन बनी है, ये इसको डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन में हम क्या करेंगे, स्फीयर को लगाएंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट की डिप्रेशन में नेक्स्ट लग जाएगा, इस तरह से फिर ये वाली डिप्रेशन में नेक्स्ट। तो डिप्रेशन में रखे जाएंगे, मतलब जब हमने सेकंड रो बनानी है, सेकंड रो के स्फीयर्स को कहाँ रखना है, सेकंड रो के स्फीयर्स को फर्स्ट रो की डिप्रेशन में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बी रो बन जाएगी। तो अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया। जब हम थर्ड रो बनाएंगे तो थर्ड रो में क्या होगा, अगेन इन 2 की डिप्रेशन में रखेंगे एटम को, फिर इन 2 की डिप्रेशन में रखेंगे, मतलब डिप्रेशन में आपने रखते जाना है। और जब आप डिप्रेशन में एटम्स को अरेंज करेंगे लाइक दिस, डिप्रेशन में अरेंज करने के बाद हमें वापस से क्या मिल जाएगी,
जैसी फर्स्ट रो थी, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड रो है वो किसके जैसी हो गई, फर्स्ट रो के जैसी हो गई, इसलिए हमने उसको ए का नाम दे दिया। अगेन जब हम फोर्थ रो बनाएंगे तो फोर्थ रो किसको रिपीट करेगी, फोर्थ वाली सेकंड को रिपीट करेगी। अगेन इसकी डिप्रेशन में हम एटम्स लगा देंगे, फिर ये डिप्रेशन थी, इसकी डिप्रेशन में नेक्स्ट लगा दिया, फिर ये डिप्रेशन थी, डिप्रेशन में फिर नेक्स्ट, इस तरह से हम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट की डिप्रेशन में इस तरह से हम पार्टिकल्स को अरेंज करते जाएंगे और एक ये स्टार्टिंग में लगा देंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें हमारी फर्स्ट रो हमने लगाई, सेकंड रो के सफियर्स को फर्स्ट के डिप्रेशन में लगाना है, जब थर्ड रो एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट और फोर्थ वाली एग्जैक्टली सिमिलर टू सेकंड। इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कोई भी हमने एक मिडल वाला स्फीयर ले लिया, सपोज ये वाला, इसको अब इसके सराउंडिंग में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके सराउंडिंग में कितने नेबर हैं, 6 हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। स्फीयर के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करके हमें क्या मिल रहा है, हेक्सागन मिल रहा है। वहाँ पे स्क्वायर मिला था, यहाँ पे हेक्सागन मिल रहा है, इसलिए इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब दोनों में से एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है, दोनों में से जो एफिशिएंट पैकिंग है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग बिकॉज ऑफ लेस फ्री स्पेस। तो जब भी पैकिंग होती है, पार्टिकल जितने टाइटली पैक्ड होंगे, जितना कम फ्री स्पेस होगा उनके बीच में, उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग मानी जाती है। तो हेक्सागोनल में स्पेस कम है, इसलिए वो पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। और जो एम्प्टी स्पेस बीच बीच में बने हुए हैं, जब पैकिंग करते हैं जो एम्प्टी स्पेस बचते हैं, उन एम्प्टी स्पेस को क्या बोला जाता है, उन एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड्स बोलते हैं। और इन वॉइड्स के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हमने पैकिंग वाला टॉपिक किया, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, कल हम स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज मैंने आपको दिए हैं पेज नंबर 14 पे आपकी बुक में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10 से लेके 1.13 तक। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिख लेने हैं और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।